हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। आज के इस नए कमाल के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ओल्ड इंग्लिश मेजर वर्क्स एंड की डेट्स। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश, जैसे कि अभी जो इंग्लिश का जो पीरियड है अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद आया मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, और मॉडर्न इंग्लिश के बाद हम हैं पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में। जी हाँ, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं या लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि कौन से पीरियड में क्या खास बातें हुई, कौन कौन सी खास रचनाएं आई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की और आपका विषय है अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और तैयारी के साथ साथ कुछ फैक्ट्स जो हैं, वो बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वो आपको जाननी पड़ेंगी। तो चलिए आइए बिना देर के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कमाल के वीडियो को और देखते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तथ्य यानी कि फैक्ट्स रिलेटेड टू ओल्ड इंग्लिश मेजर वर्क्स। चलिए, तो ओल्ड इंग्लिश यानी कि अगर हम बात करें कि पुराना जो इंग्लैंड था उसे एंग्लाई लैंड कहते थे, और जो पुरानी जो इंग्लिश हुआ करती थी उसे एंग्लाइश कहते थे, क्योंकि इन्होंने एंगल्स नाम की जनजाति जो थी या जो लोग थे जो कि वेस्टर्न जर्मन से यानी कि पश्चिमी जर्मनी से इंग्लैंड में जाकर के बसे थे। तो इसलिए आज के डेट में भी इंग्लिश को वेस्ट जर्मैनिक भाषा यानी कि वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज माना जाता है। जी हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं समझना और देखते हैं कि क्या है खास आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको हेडिंग ही दिख रहा होगा, ओल्ड इंग्लिश मेजर वर्क्स एंड की डेट्स। जी हाँ, पुरानी इंग्लिश में यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं या मेजर जो वर्क्स हैं और उनके जो डेट्स हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं ना जिनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में ना ही उनके तथ्य मिलते हैं, ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं, और ना ही हमें पता चल पाता है कि उसे किसने लिखा है एग्जैक्टली और किस तिथि में वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी असमंजस की भावना भी रहती है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे एपिक पोइट्री एंड हीरोइक लिटरेचर। जी हाँ, एपिक पोइट्री, जैसे कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो महाभारत एक जो है वो एपिक है, महाकाव्य है। ठीक है, तो एपिक पोइट्री एंड हीरोइक लिटरेचर जो इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, जो देखिए आज ओल्ड इंग्लिश और अभी की जो इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा आसमान जमीन का अंतर है। तो एपिक पोइट्री एंड हीरोइक लिटरेचर, एपिक पोइट्री एंड हीरोइक लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बियोवुल्फ। राइट, बियोवुल्फ जो है वो अगर हम बात करें कॉमन एरा है ना, देखिए पहले जो टर्म यूज करते थे एडी और बीसी यूज करते थे। ठीक है, एनो डोमिनी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद यानी जीसस क्राइस्ट बन जाने के बाद जो पीरियड है जो आज हम हैं उसे एनो डोमिनी कहते थे पुरानी पद्धति में। ठीक है, पुरानी शिक्षा पद्धति में। ठीक है, और उनके पहले वाले जो पीरियड को कहते थे वो बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अब ट्रेंड बदल चुका है, अब हम लोग बीसीई और सीई यूज करते हैं। सीई यानी कि कॉमन एरा जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, और बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बियोल्फ जो था ना, राइट, वो कॉमन एरा, जाहिर सी बात है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद या जीसस क्राइस्ट बन जाने के बाद की बात है। तो कब की बात है, तो 700, ऐसा माना जाता है कि 700 से लेकर के 1000 कॉमन एरा तक के बीच में कहीं पर बियोवुल्फ की रचना हुई होगी। और बियोवुल्फ जो है वो लेजेंडरी एपिक है। ठीक है, लेजेंडरी मतलब बहुत ही ज्यादा बेमिसाल महाकाव्य अबाउट द हीरो। और कौन है वो हीरो, बियोवुल्फ्स बैटल्स। बियोवुल्फ जो हो गया ना वो एक किरदार हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो डेट्स जैसे मैंने आपको बताया वो भी याद रखिएगा, और जो किरदार है मुख्य किरदार, जिसे बहुत लोग जानते हैं बियोवुल्फ, चलो नाम सुन लिया, लेकिन है कौन, क्या है। तो जैसे महाभारत में पांडवों और कौरवों की गाथा है, उसी प्रकार से बियोवुल्फ में बियोवुल्फ की गाथा है, युद्ध की गाथा है, युद्ध में उसकी कौशल की गाथा, युद्ध कौशल की गाथा है। ठीक है, इसलिए उसको कहेंगे एपिक पोइट्री। और हीरोइक लिटरेचर का भी उदाहरण हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं बैटल ऑफ माल्डन। बैटल ऑफ माल्डन जो है वो 991 कॉमन एरा में लिखा गया। ठीक है,
और ये एक प्रकार का हीरोइक पोएम है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया बियोल्फ के बारे में, कुछ वैसा ही है ये। और ये है अबाउट एंग्लो सैक्सन रेजिस्टेंस, यानी कि एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था उसमें किस प्रकार से क्रांति हुई थी उसकी गाथा है, ठीक है। तो इसलिए बैटल ऑफ माल्डन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जुडिथ। जुडिथ जो है वो लेट 10th सेंचुरी में आया है ना। तो ये रिलीजियस हीरोइक पोइट्री है, यानी कि ये एक धार्मिक कहानी की बात करेगा, ठीक है। धार्मिक गाथा है, धार्मिक हीरोइक गाथा है, यानी कि एपिक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हम जानेंगे लिरिक एंड विजडम पोइट्री के बारे में। जी हाँ, लिरिक एंड विजडम पोइट्री के बारे में जाने। तो लिरिक एंड विजडम पोइट्री यानी कि जिसको गा सकते हैं लेकिन ये ज्ञान की भी बात करता है। तो चलिए सबसे पहला क्या है? द वैंडरर, ये 10th सेंचुरी में आया। द वैंडरर थीम्स ऑफ एग्जाइल एंड लॉस की बात करता है ये, यानी कि वनवास। एग्जाइल का मतलब क्या हो गया? वनवास, ठीक है। तो थीम्स ऑफ एग्जाइल एंड लॉस है इसमें। वैंडरर मतलब ही हो गया घुमंतु, जो भटकता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है, आता है ना। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द सी फारर, ठीक है। सी फेरर का मतलब क्या होता है? जो समुद्री यात्रा करता है, जिसको आज के डेट में हम वॉयजर भी कहते हैं, ठीक है, वॉयजर। सो इसमें क्या है? ये भी 10th सेंचुरी में आया। और इसमें क्या है? आध्यात्मिक यात्रा, ठीक है। और उस आध्यात्मिक यात्रा में जो कठिनाइयां आती है, हार्डशिप्स आते हैं, उसकी बात करता है द सी फेरर, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी एंड हार्डशिप। अब मैं बात करता हूं अभी के पीरियड में, यानी कि कॉमन एरा जो अभी चल रहा है। अगर आप पढ़े होंगे विलियम बटलर यीट्स की रचनाओं को, ठीक है, क्रिश्चियन फेथ वाले व्यक्ति, तो विलियम बटलर यीट्स की रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे, बाइजेंटियम का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, उसमें भी एक आध्यात्मिक जर्नी की बात होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द वाइफ्स लैमेंट। यूजीसी नेट परीक्षा में ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। द वाइफ्स लैमेंट ये 10th सेंचुरी में आया। पर्सनल सोरो एंड आइसोलेशन की बात होती है, यानी व्यक्तिगत दुख और अकेलापन, ठीक है, इसमें थीम है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विडसिथ, ठीक है। विडसिथ जो आया वो है 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में आया था। और ये स्टोरी है, ये कहानी है किसकी? स्टोरी ऑफ अ वैंडरिंग पोएट, यानी कि घूमता हुआ एक कवि, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भटक रहा है, कहीं आ रहा है, जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये है विडसिथ के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द हस्बैंड्स मैसेज, ये आया 10th सेंचुरी में। और ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ठीक है, ये रीयूनियन के बारे में, यानी कि अलगाव के बाद एक साथ वो जब मिलते हैं उसको हम रीयूनियन कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा जो अगला हेडिंग है वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये भी लिरिक एंड विजडम पोइट्री की बात करता है, यानी कि अभी और सारी रचनाएं हैं। तो ये क्या है? द रिंग। द रिंग यानी कि 10th सेंचुरी में आया हुआ एक वर्क, एक ऐसी कविता, ठीक है। रिफ्लेक्शंस ऑन लॉस्ट ग्रैंडियर, यानी कि किसी व्यक्ति की महानता रही होगी कभी, जैसे मान लीजिए कि सम्राट अशोक, लेकिन सम्राट अशोक की महानता अगर छीण हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्रैंडियोर का रीन होना, बर्बाद होना। तो द रूइन जो है वो कविता है, ठीक। और ये 10th सेंचुरी में आया, 10th सेंचुरी में आया था। और इसमें किसी व्यक्ति की महानता को खत्म होता हुआ जो कहानी है उसको प्रकट किया गया है, व्यक्त किया गया है इस लिरिक कविता में। मैं एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कविताओं पर ही बल दिया, यानी कि शुरुआत जो लिटरेचर का हुआ है ना वो कविता से हुई है। अब आप देखिए कॉमन चीज यहाँ पे आप समझेंगे कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो रामायण जो है वही हमारा कविताओं का सृजन करता माना, मतलब वहीं से शुरू हुई है, ठीक है। माँ निषाद आप सुने होंगे, सबसे पहली जो साहित्य की रचना हुई वो कविता से हुई। तो अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर में भी अगर देखा जाए तो यही है, पहले जो आया ना लिटरेचर का फॉर्म वो पोएट्री था। तो अगर कोई नॉर्मली आपसे पूछे कि सबसे पहला जो टाइप ऑफ लिटरेचर आया वो कौन सा था, तो पोएट्री। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है? मैगजीम्स 1 एंड 2 दो भाग में आया, और ये भी 10th सेंचुरी में आया। और ये विजडम पोएट्री, मैगजीम्स 1 एंड 2 क्या है? विजडम पोएट्री, ज्ञान की बात करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन 10th सेंचुरी में आया, सफरिंग एंड स्पिरिचुअल होप के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है वेन ग्लोरी। वेन ग्लोरी जो है ना वो मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा की बात करता है, और ये भी 10th सेंचुरी की रचना है या कविता है। अब है नेक्स्ट द फिनिक्स, ठीक है। फिनिक्स एक पंछी होती है ना, फिनिक्स एक चिड़िया होती है, ठीक है, सूर्य की ओर जाती है,
पुनर्जन्म की कहानी होती है इसमें, ठीक है, और वो जल जाती है, उसी से फिर एक रचना होती है और वही है द फिनिक्स, ठीक है। ये 8th सेंचुरी की रचना थी और ये एलिगोरिकल रिलीजियस पोएम है। जहाँ जहाँ फिनिक्स की बात होगी तो समझिए वो क्रिश्चियन फेथ यानी क्रिश्चियन धर्मावलंबी जो होते हैं उनके रिलीजियस भावनाओं के बारे में भी वो चर्चा करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ये है रिलीजियस पोइट्री यानी कि धार्मिक कविताएं। सबसे पहला है, ठीक है, साइडमंस हिम, राइट, इसको बहुत लोग कैडमंस भी पढ़ते हैं, राइट। 658 ऑफ सेंचुरी में ये आया और ये अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इंग्लिश पोएम है, तो माइंड कर लीजिए इस चीज को, लिख लीजिए कहीं। ये अर्लीस्ट यानी कि सबसे शुरुआती रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डेड इंग्लिश पोएम है, ठीक है, राइट, जिसको हम देख सकते हैं और इसकी रजिस्ट्री अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ड्रीम ऑफ द रूड। ये 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में आया और ये क्या है, विजन ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, यानी जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हुआ, उनको सूली पर जो चढ़ाया गया था, उसके बारे में ये रचना बात करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्राइस्ट 1, 2 एंड 3। ये 8th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी के बीच में आई और ये कविता जो है ना, पोएम्स ऑन क्रिश्चियन थियोलॉजी, यानी कि क्रिश्चियन फेथ में जो ईश्वर की मान्यता होती है उसके बारे में ये चर्चा करती है। और नेक्स्ट है जेनेसिस ए एंड बी। जेनेसिस ए एंड बी 700 से लेकर के 1000 कॉमन एरा तक के बीच में कहीं पर लिखी गई है और ये बिब्लिकल नैरेटिव पोएम्स है, बिब्लिकल यानी कि बाइबल से संबंधित नैरेटिव पोएम्स है, ठीक है। और एक और है एक्सोडस, एक्सोडस पर फिल्म भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, बिब्लिकल एपिक है ये, है ना, यानी कि बाइबल से संबंधित कविता। रिलीजियस पोइट्री में और भी है, एक है इलीन, राइट, और ये साइनोवुल्फ, राइट, बियोवुल्फ तो हमने देख लिया, साइनोवुल्फ जो है लेट 8th एंड 9th सेंचुरी में जो आया उसका एक भाग था, ठीक है। इसमें क्या चीज बताया गया है, इसमें बताया गया डिस्कवरी ऑफ द ट्रू क्रॉस, मतलब जो जीसस क्राइस्ट की जो मानने वाले होते हैं, जो क्रिश्चियन फेथ में यकीन करते हैं, वो क्रॉस को भी मानते हैं ना, क्रॉस, होली क्रॉस, राइट। सो उस होली क्रॉस में डिस्कवरी उसकी कैसे हुई, कैसे वो क्रॉस बना, उसके बारे में ये इलीन बात करता है। नेक्स्ट है जूलियाना, ये भी साइनोवुल्फ में यानी साइनोवुल्फ का एक भाग रहा है और इसमें क्रिश्चियन मार्टियरडम है, यानी क्रिश्चियन में शहीदी का क्या मतलब होता है उसकी बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, एपोस्टल्स या एपोस्टल्स की जो किस्मत की बात करता है और ये भी साइनोवुल्फ का ही हिस्सा है और इसमें एपोस्टोलिक स्टोरीज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुतलाक। गुतलाक जो है वो ए और बी दो भाग में आया और ये सेंट गुतलाक जो थे उनके बारे में बात करता है। और अब बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे प्रोज एंड हिस्टोरिकल वर्क्स, ठीक है। प्रोज यानी कि गद्य, पोइट्री यानी कि पद्य और प्रोज मतलब गद्य, गद्य और ऐतिहासिक रचनाएं। पहला है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक वर्णन मिलते हैं हमें, 890 के बाद ही आया है, ठीक है। सो याद रखिएगा ऐतिहासिक वर्णन मिलते हैं। और अंग्रेजी की अगर शुरुआत की जाए, मतलब बात करें हम लोग इंग्लिश लिटरेचर शुरू कब हुआ, तो 5th सेंचुरी AD, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है बीड्स एक्सेलियास्टिकल हिस्ट्री, ठीक है, बीड्स एक्सेलियास्टिकल हिस्ट्री, 731 सेंचुरी में यानी कि कॉमन एरा में आया और ये की हिस्ट्री टेक्स्ट है जो कि लैटिन भाषा में लिखा गया है, ठीक है, लैटिन भाषा में, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है लॉज ऑफ आइडलबर्थ और ये 602 से लेकर 616 के बीच में लिखा गया और ओल्डेस्ट इंग्लिश लॉ कोड है, यानी कि कानून जो लिखित रूप से मिला ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ठीक है। अब नेक्स्ट है किंग एल्फ्रेड्स डॉम बुक, जिसको हम लोग डूम बुक भी कहते हैं, डॉम बुक, डूम बुक यानी कि प्रलय से रिलेटेड बातें की गई हैं और ये भी लॉ के बारे में बात करता है। लॉ कंपाइलेशन है, इसमें बहुत सारी, जैसे राजा जो शासन चलाता था वो किस प्रकार से कौन कौन से कानून को पालन करवाता था उस काल में, उन सारी चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए और आखिरी में यहाँ पे देखेंगे किंग एल्फ्रेड्स प्रेफेस टू पेस्टोरल केयर, पेस्टोरल यानी कि चर्च के जो लोग हैं उनसे संबंधित बात करेगा, ठीक है। सो एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि देखिए अगर ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एजुकेशन रिफॉर्म, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना मॉडर्न इंग्लिश, अभी जो मॉडर्न पीरियड, हर राज्य हर देश अपना एक एजुकेशन रिफॉर्म लाता है, राइट। उसी प्रकार से
किंग एल्फ्रेड्स प्रेफेस टू पेस्टोरल केयर जो कि 890s कॉमन एरा में आया, ये एजुकेशन रिफॉर्म था उस काल में। ठीक है, चलिए आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं बोधियस या फिर बोइथियस कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी। बोइथियस इज कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, राइट। एल्फ्रेड ने लिखा, किंग एल्फ्रेड ने 9th सेंचुरी में, और ये पहला इंग्लिश का फिलोसॉफिकल ट्रांसलेशन वर्क था। फिलोसॉफिकल, दर्शन से संबंधित, ठीक है, यानी कि थीसिस प्रिंसिपल्स की बात करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑगस्टाइन सॉलिलॉक्वीज। ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन वही है जिन्होंने इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में पहले क्रिश्चियनिटी नहीं था। क्रिश्चियनिटी तो स्टार्ट हुआ था कहाँ से? इटली, राइट। तो ये इटली से यानी कि रोम से सेंट ऑगस्टाइन इंग्लैंड गए थे 5th सेंचुरी एडी में, और उन्होंने वहाँ पे प्रचार प्रसार किया था इंग्लैंड का। अब यहाँ पे देखिए डेट्स को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा ऑगस्टाइन सॉलिलॉक्विस जो आया ना, वो अल्फ्रेड के माध्यम से 9th सेंचुरी में आया, तब ऑगस्टाइन नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। सो ये क्रिश्चियन डायलॉग है, यानी कि जाहिर सी बात है कि मान लीजिए तुलसीदास ने क्या क्या कहा, आप अगर अभी वो लिख करके छपवा दें तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुलसीदास उस समय उस काल में इस काल में है। ये तो आपकी रचना हुई भी नहीं, लेकिन आपने तुलसीदास की रचनाओं को प्रकट किया, ठीक है। उसी प्रकार से सेंट ऑगस्टाइन की रचनाओं को या उनके जो अभिभाषण थे, ठीक है, यानी कि सॉलिलॉक्विस जो थे, यानी कि उन्होंने जो स्वयं से बातें कही थी, किसी और से नहीं, स्वयं से, तो इसलिए ऑगस्टाइन सॉलिलॉक्विस, याद रखिए। नेक्स्ट है वोल्फस्टांस सर्मोलुपी, ठीक है, ये आया था 1010, यानी कि देखिए जब मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू होने वाला था उस समय की बात करें। इन्फ्लुएंशियल सरमॉन था। सरमॉन का मतलब क्या होता है? सरमॉन का मतलब होता है धार्मिक प्रकथन या प्रवचन। सो इन्फ्लुएंशियल था, यानी कि यहाँ पे धर्म के प्रचार प्रसार की बात हो रही थी, तो ये बहुत ही प्रभावशाली था, वोल्फस्टांस सर्मोलुपी, ठीक है। चलिए अब की मैन्युस्क्रिप्ट्स पे आ जाते हैं। की मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी इंसान के द्वारा लिखी हुई रचनाएं। सबसे पहला है एग्जिटर बुक, जो कि आया 970 से 990 के बीच, और ये लार्जेस्ट पोइट्री का कलेक्शन है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन। नेक्स्ट है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, ये आया 10th सेंचुरी में, बिब्लिकल एंड रिलीजियस पोइट्री की बात करेगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इस मैन्युस्क्रिप्ट में बाइबल से संबंधित कविताएं। नेक्स्ट है वर्सली बुक, ये भी 10th सेंचुरी के आखिरी में आया था, और ये पोइट्री एंड होमिलीज के बारे में बात करता है, ये इसमें पोइट्रीज एंड होमिलीज है, ठीक है। और बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट जो आया वो 11th सेंचुरी में आया, छपकर या कह सकते मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व जो था उसको बाहर लाया गया, और ये एक यूनिक प्रिजर्वेशन माना जाता है, ठीक है। चलिए तो अपने अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी कुछ लेकर के आऊँगा जो कि खास होगा आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए और इंग्लिश लिटरेचर की सारी परीक्षाओं के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।